shock by sufficient current of electricity. May God have mercy upon you. जनवरी 1995 जुमे के दिन की शाम नॉक्सविल यूनिवर्सिटी के 4 टीनेज स्टूडेंट्स अपने कैंपस के करीब मौजूद घने जंगलों में जाते हैं। ये शाम उन 4 लोगों में से एक के लिए उसकी आखिरी शाम होने वाली थी। शाम को इन 4 स्टूडेंट में से 3 बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाते हैं और खामोशी से अपने हॉस्टल रूम्स में सो जाते हैं। 12 जनवरी 1995 की सुबह एक कपल मॉर्निंग वॉक के लिए इन घने जंगलों की तरफ जाता है। इन घने जंगलों में उन्हें एक टीनेज लड़की की लाश खून में लथपथ मिलती है। वो फौरन से मकामी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी बहुत पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये मालूम पड़ता है कि ये लाश 16 इयर्स ओल्ड कोलिन स्लैमर की है, जो कि जॉब कॉर्प्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। कोलिन को पिछली रात क्रिस्टा पाइक, टडरल चिफ और शेडोला पीटरसन के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर जाते देखा गया था। ये तीनों इसके यूनिवर्सिटी फेलो थे। पुलिस इन तीनों स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। कोलिन की डेड बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि कोई भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कोलिन का फेस इस कदर बिगाड़ दिया गया था कि इसकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी थी। इसके जिस्म पर हर जगह कट्स लगे हुए थे। इसके सर पर छुरे से वार किया गया था और इसकी खोपड़ी टूट चुकी थी। हैरत की बात ये थी कि खोपड़ी का कुछ हिस्सा काट लिया गया था। इसके अलावा इसके सीने और पेट पर एक शैतानी सैंबल छुरी के कट्स लगाकर बनाया गया था। पुलिस 36 आवर्स के अंदर इन तीनों स्टूडेंट्स को ट्रेस करके अरेस्ट करती है। सबसे पहले पुलिस क्रिस्टा पाइक से इन्वेस्टिगेशन का आगाज करती है, क्योंकि इसके पास से एक सैटन बुक बरामद हुई थी, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि वो सैटनिज्म को मानती है, यानी शैतान की पूजा करती है। और ऐसा ही एक सैटनिज्म सैंबल पुलिस को कोलिन की बॉडी पर बना हुआ मिला था, जिसे छुरी की मदद से कोलिन की बॉडी पर ट्रेस किया गया था। और साथ ही साथ कोलिन की खोपड़ी का वो टूटा हुआ हिस्सा क्रिस्टा के पास से प्रिजर्व हालत में मिला था। क्या क्रिस्टा पाइक ने किसी शैतानी ताकत के जरिए सर कोलिन की जान ली थी या मामला कुछ और था? वेलकम टू द शो। You are watching the case of Krista Pike. क्रिस्टा पाइक का जन्म 10 मार्च 1976 को वर्जीनिया में हुआ था। क्रिस्टा जिस घर में पैदा हुई थी वहाँ पर इसके पेरेंट्स को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके दोनों ही पेरेंट्स ड्रिंक करते थे। इनकी प्रायोरिटीज पार्टी करना था और दोस्तों के साथ टाइम गुजारना था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिस्टा के पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते थे। इनके नेबर्स के अकॉर्डिंग ये लोग हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे और क्रिस्टा को अक्सर डॉग फूड्स के साथ खेलते देखा गया था। जब क्रिस्टा 2 साल की थी तब इसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है, जिसके बाद क्रिस्टा की ऑलरेडी डिस्टर्ब लाइफ मज़ीद डिस्टर्ब हो जाती है। अब क्रिस्टा को टर्न बाय टर्न कभी अपनी माँ और कभी बाप के घर रहना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि दोनों ही क्रिस्टा को रखने के लिए रेडी नहीं होते थे। तब क्रिस्टा को अपनी नानी के घर रहना पड़ता था, जो बिल्कुल क्रिस्टा की माँ की तरह अल्कोहलिक थी। वो क्रिस्टा को वर्बल अब्यूज़ करती थी, इसे ताने देती थी। इस सारे सिनेरियो में एक क्रिस्टा की दादी थी जो एक डिसेंट लेडी थी। दादी का घर वो वाहिद घर था जहाँ से क्रिस्टा को लव एंड अफेक्शन मिलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दादी का एक ओल्ड एज फ्रेंड अर्नेस्ट दादी के घर में फ्रीक्वेंटली विजिट किया करता था और रिपोर्टेडली इसने क्रिस्टा को जब वो टोडलर थी तब से सेक्सुअली अब्यूज़ करना शुरू किया था। क्रिस्टा छोटी थी, इस वजह से वो ये सब कुछ बताने के काबिल नहीं थी। लेकिन जैसे ही क्रिस्टा की दादी को इस सब के बारे में मालूम हुआ तब उन्होंने अर्नेस्ट सारे रिलेशंस तोड़कर उसे घर आने से मना कर दिया था। क्रिस्टा की लाइफ दादी के साथ रहने से कुछ स्टेबल हुई थी। उसे लव और अफेक्शन मिल रहा था और अच्छा टाइम गुजर रहा था। लेकिन क्रिस्टा की लाइफ कभी भी इतनी आसान होने वाली नहीं थी। क्रिस्टा की दादी को कैंसर डायग्नोज होता है और क्रिस्टा जब सिर्फ 12 साल की थी तब कैंसर से लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद क्रिस्टा एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर हेल्पलेस हो गई थी। वो खुद को अनसेफ फील करने लगी थी। इसको दोबारा से उसी माहौल में जाना पड़ रहा था जहाँ वो कभी जाना ही नहीं चाहती थी। इसकी माँ जो रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक करती थी और दूसरी तरफ इसका वो बाप था जो अब सेकंड मैरिज कर चुका था और अपनी सेकंड वाइफ और बच्चों के साथ अपनी लाइफ में बिजी था। इस पॉइंट पर आकर उसने दोबारा अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर दिया था। अपनी माँ को इसने बचपन ही से अल्कोहल लेते देखा था, इसलिए सिर्फ 13 साल की उम्र से क्रिस्टा भी अल्कोहल एडिक्ट हो चुकी थी। इसकी माँ के घर में रेगुलर बेसिस पर इसके बॉयफ्रेंड्स आया करते थे जो इसको सेक्सुअली अब्यूज करते थे। क्रिस्टा ने इस बात का जिक्र बहुत बार अपनी माँ से किया था, लेकिन इसकी माँ ने कोई अटेंशन नहीं दी। एक शाम क्रिस्टा की माँ के घर पर कुछ फैमिली गेस्ट्स आते हैं जिनके सामने क्रिस्टा इस बात का जिक्र करती है। एक लीगल नोटिस लिया जाता है और क्रिस्टा को इसकी माँ के घर से रिकवर करने के बाद 3 माह के लिए एक केयर सेंटर में भेज दिया जाता है। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है और उनको अरेस्ट भी किया जाता है। 3 माह के बाद जब क्रिस्टा वापस आती है तो वो मुकम्मल तौर पर राबल हो चुकी थी। वो अपना स्कूल अब फ्रिक्वेंटली मिस करने लगी थी
और जब जब वो स्कूल जाती इसका किसी ना किसी से झगड़ा हो जाता था। इवन इसके टीचर्स भी उससे तंग आ चुके थे। वो 15 इयर्स की एज से ही छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गई थी, जैसे कि चोरी। एक चोरी की वारदात में वो पकड़ी जाती है, जिसके बाद उसे 12 मंथ्स के लिए एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है, जो इसकी मेंटल हेल्थ के लिए एक फाइनल शॉट साबित होता है। इस डिटेंशन सेंटर में ऑलरेडी बहुत से क्रिमिनल्स होते हैं, जिनके साथ रहकर क्रिस्चा मजीद एग्रेसिव हो जाती है। और 12 मंथ्स के बाद जब वो वहाँ से निकलती है तब उसे बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज होता है, जो कि एक सीरियस मेंटल इलनेस है। डिप्रेशन तो उसे 12 साल की उम्र से था ही। 18 साल की एज में क्रिस्चा को एक गवर्नमेंट रन प्रोग्राम द क्रोप्स जॉब के बारे में पता चलता है। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट चलाती थी, जहाँ उन सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता था जो किसी भी वजह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। यहाँ स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाती थी, लेकिन शायद ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था तो यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। यहाँ जो स्टूडेंट्स आते थे इनके पास मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स होते थे। डेंजरस टूल्स का होना एक आम सी बात थी। इस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन इंतहाई ख़राब थी और 1995 में यहाँ जो कुछ होने वाला था उसके बाद इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाना था। क्रिस्चा इस इंस्टीट्यूट में ख़ुद को रजिस्टर करवाती है और क्लासेस लेने लगती है। यहाँ इसकी मुलाकात 17 साल टेडोरल शिव से होती है। टेडोरल भी क्रिस्चा की तरह एक ब्रोकन फैमिली से था। टेडोरल की मदर ये चाहती थी कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, इसलिए उन्होंने टेडोरल को नॉक्सविल में इनरोल होने का कहा था। टेडोरल की नेचर काफ़ी डोमिनेंट थी और तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स से इससे डरते थे। वो एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स था और बहुत से क्राइम्स में इन्वॉल्व था। उसके अकॉर्डिंग क्रिस्चा से इसका मिलना उसके लिए लव एट फर्स्ट साइट जैसा था। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ज़्यादातर वक्त एक साथ गुजारते थे। ये एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड्स और डिस्प्यूट से वाकिफ़ थे, इसलिए एक दूसरे को समझते थे। क्योंकि दोनों की चाइल्डहुड मेमोरीज इतनी अच्छी नहीं थी और ब्रोकन फैमिली से होने की वजह से उनका ध्यान सैटनिज्म की तरफ चला गया था। यानी ये लोग शैतान को मानते थे, शैतान को पूजते थे। ये लोग सैटनिज्म के इस कदर बिलीवर बन चुके थे कि ये दोनों शैतान को एक इंसान की बलि देने का सोच रहे थे। दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे थे। इनका अच्छा टाइम गुजरा था, लेकिन फिर इनकी लाइफ्स में फ्लोरिडा से बिलोंग करने वाली 16 साल स्टूडेंट कोलिन स्लैमर आती है। कोलिन एक काफ़ी फ्रेंडली लड़की थी और एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए उसने भी क्रॉप्स जॉब को ज्वाइन किया था। क्रिस्चा के डे 1 से ही उसके साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और इसकी वजह टेडोरल था। टेडोरल और कोलिन में नज़दीकियाँ बढ़ते देख क्रिस्चा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह टेडोरल के आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसी दौरान क्रिस्चा को थैंक्स गिविंग ब्रेक पर अपने घर जाना पड़ता है, लेकिन टेडोरल वहीं रुकने का डिसीजन लेता है। क्रिस्चा के आसपास ना होने की वजह से कोलिन और टेडोरल को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। इनकी बॉन्डिंग मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। जब क्रिस्चा वापस आती है तो इसे कोलिन और टेडोरल के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। टेडोरल एक चीटर था, वो वहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए मौजूद था। वो ना तो क्रिस्चा के साथ सिंसियर था और ना ही कोलिन के साथ लॉयल। वो क्रिस्चा को बताता है कि कोलिन इसकी पर्सनालिटी से ऑब्सेस्ड है और इसे अकेला छोड़ती ही नहीं। यानी वो इस रिलेशनशिप के डेवलप होने की तमाम तर जिम्मेदारी कोलिन पर डाल देता है और यहीं से क्रिस्चा के दिल में रिवेंज का ख्याल पैदा होता है। वो कोलिन की लाइफ को हेल बना देती है, इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर तंग करती है, इसको डराती धमकाती है। कोलिन इस सारी सिचुएशन से घबरा गई थी। रिपोर्टेडली इसने अपनी माँ को कॉल करके अपने डर की वजह बताई थी और इस जगह से निकलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। लेकिन कोलिन की मदर को सिचुएशन के इतने ज़्यादा सीरियस होने का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो कोलिन को परेशान हुए बगैर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने का मशवरा देती हैं। क्रिस्चा, जिसको ये लग रहा था कि कोलिन ने उससे उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया है, बदला लेने के चक्कर में वो एकदम पागल हो जाती है। वो कोलिन को बहाने से करीब मौजूद जंगल में ले जाती है और 45 मिनट्स तक वहाँ उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये तीनों लोग क्रिस्चा, शेडोला और टेडोरल कोलिन की जान ले लेते हैं। उसे घसीटते हुए वापस उसी जंगल में लेकर आते हैं। ये कोलिन के सर पर एक भारी पत्थर से बार बार हिट करते हैं और तब तक हिट करते रहते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। ये लोग उसकी बॉडी पर सैटन सिंबल भी बनाते हैं, इसके जिस्म पर खंजर से वार करते हैं। क्रिस्चा कोलिन के स्कल का एक पीस काट कर अपने पास रख लेती है, एक निशानी के तौर पर, क्योंकि ये उसे बिल्कुल एक अचीवमेंट लग रहा था। उसके लिए ये किसी ट्रॉफी से कम नहीं था जो उसने अपनी ज़िंदगी में अचीव की थी। कत्ल करने के बाद 3 घंटे के गैप से ये तीनों वापस हॉस्टल आ जाते हैं। 1995 में इस केस का ट्रायल कंप्लीट कर लिया जाता है, जिसके बाद क्रिस्चा को इस कोल्ड मर्डर के साबित होने पर इलेक्ट्रिक चेयर के थ्रू डेथ पनिशमेंट सुनाई जाती है। It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution, to be murder prescribed by law.
that you shall be transferred to the custody of the warden at the Tennessee Prison for Women. And further, on the 12th day of January 1997, your body shall be subjected to shock by sufficient current of electricity. May God have mercy upon you. Mr. Bates, take Mr. Pike into the hospital. Can I please have my mom before I go? Mr. Bates, please hold Ms. Pike in the dock. Please, let me just love my mom. Please hold Ms. Pike in the dock. I love you. I love you too. And I love you too. जब उसे ये पनिशमेंट सुनाई गई तब उसकी एज सिर्फ 18 इयर्स थी और वो अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट लेडी थी जिसे इलेक्ट्रिक डेथ चेयर की सज़ा सुनाई गई थी। आज अमेरिका के एक साल में बंद क्रिस्चा की एज 45 हो चुकी है। उसकी जानिब से कई बार अपील की गई है पनिशमेंट को रिवाइव करने की, लेकिन ये स्टिल जेल में बंद अपनी सज़ा काट रही है और अपनी इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए एग्जीक्यूशन का वेट कर रही है। I'm 22 years old and this is it for me. And there's just so much more that I wanted to do with my life than be sitting in a room by myself 23 hours a day. I should be out going to school or working and having fun with my friends. इसके साथ मौजूद उसके बॉयफ्रेंड टेडारल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और 25 साल कैद काटने के बाद ही उसे पैरोल का राइट दिया गया था। इन तीनों ने ट्रायल के दौरान अपने इस कोल्ड मर्डर को कन्फेस किया था। When at first I thought they just were scared. At first, from the jump, that's what I thought. But we after everything changed. There's nobody that's going to take me out of this prison and send me to Disneyland to live. It's okay, Mommy. तीसरे मुजरिम शेडोला ने कोर्ट में ये बताया था कि उसे टेडारल और क्रिस्चा की तरह सैटनिज्म में इंटरेस्ट था। क्रिस्चा और टेडारल ने शेडोला को बताया था कि वो शैतान को खुश करने के लिए एक इंसान की बलि चढ़ाने जा रहे हैं और यही सब देखने के लिए शेडोला इन दोनों के साथ चली गई थी। क्योंकि शेडोला ने कोर्ट के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया था, इसलिए इसे सिर्फ 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। To be in here for the rest of my life. I do. I know I do. I know I don't deserve to be out walking around with everybody else in normal society. I did something horrible that is unacceptable, and I realize that. But I don't deserve to die for the actions of 3 individuals when I'm only one person. इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि पेरेंट्स का बिहेवियर का सबसे पहले बच्चे पर असर होता है और एक इंसान पैदाइशी तौर पर विलन नहीं बनता बल्कि उसको उसके आसपास के लोगों के रवैये विलन बनाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कि मेंटल इलनेस बहुत मैटर करती है, ये चीज़ किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करती कि आप किसी की जान ले लें, बल्कि आपको अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव साइड पर लगाकर खुद को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।